हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज का वीडियो थोड़ा सा समय से पहले ला रहा हूँ। 7 जुलाई का पीआईबी एनालिसिस करते हैं हिंदी में। आज का वीडियो हाईली एनालिटिकल होगा और हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अगर आप यूपीएससी की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है और इसमें वही क्वालिटी में आपको मिलेगी जो दिल्ली में मिलती है आपको। आप घर बैठे अनलिमिटेड टाइम लेक्चर देख सकते हैं। 100% सिलेबस कवर किया गया है। 7291059476 पर आप कॉल करके इसे खरीद सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कुछ डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, studiiq.com। और आज का ऐसे सवाल ऐसे से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। कमेंट ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कमेंट करिए और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर कितना एप्लीकेबल है इस पर कमेंट करिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। डिफेक्शन मतलब होता है दल बदलना, दल बदली करना। अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल हरियाणा में मैं एमएलए के इलेक्शन में खड़ा होता हूं गुड़गांव से और मैं कांग्रेस की टिकट पर खड़ा होता हूं आईएनसी, और मैं एमएलए बन भी जाता हूं और फिर मुझे मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी की तरफ से कोई प्रलोभन आता है या मुझे पैसा या पोजीशन ऑफर की जाती है तो फिर मैं दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता हूं। इसको बोलते हैं दल बदलना और ये पहले बहुत चलता था दल बदलना। फिर इसके खिलाफ आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ। अब कोई भी एक एमएलए फॉर एग्जांपल दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता जब तक वो 2/3 अपने साथ लेके ना जाए पार्टी स्ट्रेंथ। तो 2/3 तक ये एप्लीकेबल होता है और ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब जैसे जीएसटी पास हुआ तो जीएसटी लोकसभा में बीजेपी के पास हाफ से ज़्यादा सीटें हैं तो लोकसभा में आसानी से बीजेपी पास करवा लेगी इसे। और अगर कांग्रेस ऐसा सोचती या कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा स्टेप लिया गया होता कि 50 बीजेपी के जो एमपी हैं उनको किसी तरह का प्रलोभन दिया जाए और जिससे वो लोकसभा में जीएसटी का बिल पास ना होने दे, तो ये एंटी डिफेक्शन के अंदर आता। इसलिए बीजेपी ने क्या किया, विप इशू कर दी। तो विप क्या होता है? विप होता है एक तरह का, इसको हिंदी में बोलते हैं चाबुक। चाबुक ये होता है कि कोई भी लेजिस्लेटर अपनी पार्टी के दिए हुए दिशा निर्देश के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अगर बीजेपी ने कह दिया कि सबको जीएसटी में पॉजिटिव वोट करना है तो सबको करना ही पड़ेगा, उसमें अपना खुद का मत नहीं होगा। आपका खुद का मत वही है जो पार्टी का मत है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉ है और ये एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि ये जो दल बदली बहुत पहले होती थी उसको इसने ख़त्म किया काफ़ी हद तक। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब जैसे ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब होने वाले हैं। तो 2 मेन कैंडिडेट ये हैं एनडीए का कैंडिडेट रामनाथ कोविंद और ये है मीरा कुमार जो यूपीए की कैंडिडेट हैं। अब इनमें वोटिंग होगी तो इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया, ध्यान से सुनिए सवाल को। इलेक्शन कमीशन से कई सारे सवाल पूछे गए, उनमें से एक मुख्य सवाल ये था कि मान लीजिए अगर मैं बीजेपी का एमपी हूँ, लोकसभा एमपी, तो आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो वोटिंग डालते हैं और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, याद रखिए सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालते हैं। वो इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट खुद मेंबर्स को नॉमिनेट करता है तो उसमें फिर उसके चांस बने रहते हैं पार्शियलिटी वगैरह के, अगर वो खासकर तब जब वो दोबारा उसके लिए खड़ा होना चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आगे जाके। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के जो चुनाव होता है उसमें वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर डालते हैं दोनों हाउसेस के। और दूसरी बात, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है जो 5 अगस्त को होगा हमारे यहाँ, तो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ये नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट डाल सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर मान लीजिए मैं कांग्रेस का एमपी हूं, लोकसभा के अंदर बैठा हूं, तो क्या मैं रामनाथ कोविंद को अपनी पहली प्रेफरेंस वोट की दे सकता हूं? यस, दे सकता हूं। ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इसके अंदर जो विप वाला जो वो है वो अप्लाई नहीं होता। इसमें एंटी डिफेक्शन अलाउ वाला जो रूल है कि एक पार्टी अगर विप इशू कर दे तो उसी को फिर सबको मानना पड़ता है, वो अप्लाई नहीं होता। तो ये प्रेसिडेंशियल केस में भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी होता है कि ये विप अप्लाई नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। पहले इसमें कुछ टेक्निकल चीजें समझ लीजिए जो आपको ऐसे में लिखनी है अपने। पहली बात कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये पास हुआ था 1985 में, पार्लियामेंट ने पास किया था और उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के। और 52वां संशोधन करके हमारे संविधान में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था और 10th शेड्यूल में फिर एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा एक्सप्लेन किया गया था। और ये इसके शब्द हैं, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाज डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड इफ ही ईदर वॉलंटरीली रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी और डिसओबेड द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट। कहने का मतलब, एक तो मैंने जो विप बताया है, अगर कोई पार्टी
किसी चीज पर वोट डालने में विप इशू कर दे तो वो डिसओबे नहीं कर सकता, वरना उसे एंटी डिफेक्शन माना जाएगा। और दूसरा, वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में अपनी शामिल नहीं हो सकता अगर 2/3 उसके साथ स्ट्रेंथ नहीं है तो। और इसको बड़े डिटेल में समझाऊंगा मैं आज। और अगर ऐसा किया तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इंडिपेंडेंट जो मेंबर हैं, जो निर्दलीय खड़े होते हैं चुनाव में, अगर वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, वरना उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल में पहले सिक्किम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी सारी, लेकिन सिक्किम फिर भारत का पूरा एक फुल फ्लैज राज्य बन गया और फिर इसे रिपील कर दिया गया था इस शेड्यूल को 36th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और बाद में फिर 52nd अमेंडमेंट में जो 10th शेड्यूल डाला उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिखा हुआ है। अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें क्लैरिफिकेशन मांगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि हम क्या करें, क्या हमारी पार्टी जो कहे उसी मेंबर को ही वोट दे या किसी को भी दे सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं आप जानते हैं उसमें हम प्रेफरेंशियल एक तरह से वोट होता है, और आप पहले ही प्रेफरेंस देंगे रामनाथ कोविंद को, दूसरी प्रेफरेंस देंगे मीरा कुमार को, इस तरह से। तो दोनों को ही अल्टीमेटली आप वोट करते हैं, बस प्रेफरेंस होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकंड प्रेफरेंस इसको। दूसरी बात, इसके अंदर सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि जो वोट डाल रहा है उसका सबके सामने जाहिर नहीं किया जाएगा कि उसने किसको वोट दिया है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल पोजीशन है, तो इसलिए। और इसमें कुछ डाउट ये आए थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल, वेदर अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वोटिंग इन डिफायंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन वुड अट्रैक्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। यानी अगर मैं कांग्रेस का एमपी हूं और मुझे कांग्रेस पार्टी ने विप इशू कर दिया कि आप मीरा कुमार को ही वोट डालोगे, तो पहली बात, क्या कांग्रेस मुझे विप इशू कर सकती है, या वो असंवैधानिक होगा, या वो वायलेशन होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो वायलेशन होगा इंडियन पिनल कोड का, वो ऑफेंस माना जाएगा। तो पहली बात तो पार्टीज विप इशू ही नहीं कर सकती, और दूसरी बात, आप पार्टी की मर्जी के खिलाफ अगर वोट डालेंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये उन्होंने क्लैरिटी दे दी, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है। 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहीं इसमें वायलेट तो नहीं हो रहा। मेन ये था कि कहीं ये एंटी डिफेक्शन के अंदर तो नहीं आता। अब इन्होंने कहा, अपनी जो रिटन स्टेटमेंट आई, कि नॉट कंपल्सरी, यानी ऐसा नहीं है कि, पहली बात तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप वोट डालें, आप एब्सटेन भी कर सकते हैं। ये भी पूछा गया था जब उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि मैं एक, मान लीजिए लोकसभा एमपी हूं या इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हूं, तो मैं क्या मैं एब्सटेन कर सकता हूं वोटिंग से? क्या मैं ये कह सकता हूं नहीं मुझे किसी को भी वोट नहीं देना? तो हाँ, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि जो इलेक्टोरल राइट है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेक्शन 171A अंडर बी ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स कि राइट, इलेक्टोरल राइट का मतलब ये डिफाइन किया गया है कि आप वोट दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, यानी पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड। तो वो आपकी मर्जी है, आप रिफ्रेन करो या वोट दो, तो उसमें कोई एक्शन आपके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। नो कंपल्शन टू वोट। दूसरी बात, और जैसा मैंने बताया, जो भी इलेक्टर है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे वो स्टेट असेंबली का हो, विधानसभा का हो, उसके पास फ्रीडम है, वो किसी को भी कैंडिडेट को वोट डाल सकता है एज पर हिज फ्री विल एंड चॉइस। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अप्लाई होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अप्लाई होगा। इसीलिए जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी से भी अपील कर सकती है वोट डालने के लिए, क्योंकि ये स्वमत है आपका, पार्टी का मत नहीं है। और जैसा मैंने बताया, अगर कोई पार्टी विप इशू करती है या कोई दिशा निर्देश देती है तो वो वायलेशन होगा। सेक्शन 171C ऑफ द इंडियन पिनल कोड, उसे ऑफेंस माना जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी वो एक स्वतंत्र जो इलेक्टर है उसे इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, उसके स्वमत को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा है। तो इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको बताता हूं जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं। पहला है कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो राज्यसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं स्टेट से, उस केस में ओपन बैलेट ही रहेगा, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जब चुने जाते हैं तो उनका सीक्रेट बैलेट रहेगा। यह कहा कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने। और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इलेक्टर वुड नॉट अट्रैक्ट द पिनल प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल फॉर हैविंग सो वोटेड एट द राज्यसभा इलेक्शन। कहने का मतलब यह है, ओपन वोटिंग होगी राज्यसभा में। इसलिए हम देखते हैं कि राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसके अंदर जब विधानसभा वोट डालती है तो कई बार नाराज अगर कोई कैंडिडेट होता है तो वो उसके खिलाफ भी चला जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। और इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अब 3 सीटें हैं राज्यसभा की। सो केजरीवाल 3 राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे और फिर वोटिंग होगी
फिर उन्हें जो वहाँ का जो विधानसभा है दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली वो वोट डालेगा। तो इस केस में ओपन बैलेट है और विप पार्टी इशू कर सकती है, लेकिन इसका कोई रिटर्न रूल नहीं है। जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो इसको डिफाई कर सकते हैं, और ऐसा अगर वो करते हैं तो वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो ये राज्यसभा के केस में होता है। और राज्यसभा में जो मेंबर चुन के आते हैं वो स्टेट से जितने उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में स्ट्रेंथ होती है उस बेस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान है, राजस्थान में 200 की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, और इसमें बीजेपी के पास मान लेते हैं 160 है, तो लगभग इतने ही है बीजेपी के पास। तो यानी कि राज्यसभा में 10 सीट है राजस्थान में राज्यसभा की, तो उसमें 8 फिर बीजेपी अपने ला सकती है। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर 170 आ गए, मान लीजिए इलेक्शन हुए राजस्थान में, 200 सीट हैं, 170 आए बीजेपी के और 30 आए कांग्रेस के। अब इसमें कैसे बंटवारा होगा फिर? तो इस केस में 160 पे तो बीजेपी अपने 8 ला सकती है कैंडिडेट, और जो बचे 10 तो कांग्रेस के भी 10 हैं, तो फिर ये एक कैंडिडेट को कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट ला सकते हैं, यानी दोनों मिलकर आपस में बात कर सकते हैं कि हमें एक कैंडिडेट ऐसा हो जो आपका भी और हमारा भी हो। और ये अक्सर होता है जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में, जहां एकदम जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन ठीक आए, बिल्कुल वैसा ही बंटवारा हो। तो जैसे मान लीजिए 200 सीट है और 200 सीट है विधानसभा में और 10 है राज्यसभा में राजस्थान से, तो यानी कि रफली आप कह सकते हैं कि 20 विधानसभा सीट पे एक राज्यसभा सीट हो गई, ये बंटवारा हो गया। तो अगर किसी पार्टी के इसके डिनोमिनेशंस में नहीं आते तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आ सकता है। तो राज्यसभा के अंदर जो होता है वो ओपन बैलेट सिस्टम होता है, राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम होता है, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीक्रेट बैलेट होता है। यानी जो एमपी और एमएलए वोट डालेंगे वो कॉन्शियस वोट होगा, अपनी मर्जी के हिसाब से डालेंगे और पार्टी लाइन को डिफाई कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि पार्टी जो है वो विप इशू नहीं कर सकती, वरना उसे ऑफेंस माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था 2006 में कि ओपन बैलेट ही रहेगा राज्यसभा इलेक्शंस के लिए, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीक्रेट बैलेट रहेगा। अब ओपन बैलेट जो सिस्टम है राज्यसभा में, ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कई मायनों में अच्छा भी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रे एरियाज के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर मान लीजिए केजरीवाल ने 3 मेंबर अपने नॉमिनेट कर दिए, 3 मेंबर अपने उनका नामांकन कर दिया और फिर उन पे वोटिंग होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली उनको पास ना करे, क्योंकि केजरीवाल लीडर है विधानसभा के, तो वो पास कर देती है। लेकिन कई बार कुछ मेंबर होते हैं जो नाराज होते हैं कि हमारे चहीते कैंडिडेट को राज्यसभा की आपने पोस्ट के लिए नाम उसका नहीं वो किया, नामांकन नहीं किया, तो फिर वो नाराज होकर वोटिंग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या फिर वो एब्सटेन भी कर सकते हैं। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, जनरली तो पास हो जाता है। और ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ दीज मेंबर्स एमएलएज एडवाइज टू वोट इन फेवर ऑफ पार्टी मैन, बट फ्यू एमएलएज डिफाई देयर पार्टी लाइन एंड रिजॉर्ट टू कॉन्शियस वोट। जैसा मैंने बताया, जो एमएलए होते हैं विधानसभा में वो जनरली तो पार्टी जैसे कहती है वैसे वोट डालते हैं, लेकिन कुछ पार्टी लाइन को डिफाई कर सकते हैं, यानी उल्टा उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो ये कुछ बारीकियां हैं हमारे इस प्रोसेस के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट केस और आपको अपने ऐसे राइटिंग में लिखना है, वो है पशुपतिनाथ सुकुल वर्सेस नेमचंद्र जैन। इसमें भी यही कहा गया कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान से सुनिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं तो वो एक नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है और उसको एक नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेचर की एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा की एक्टिविटी है तो फिर जो कैंडिडेट है उसे उस अपनी पार्टी के लिए वोट डालना पड़ेगा, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता, जैसा कि हमने देखा एंटी डिफेक्शन के अंदर। लेकिन अगर कोई नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है तो राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्ट होते हैं, विधानसभा जब वोट डालती है तो उसमें वो नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है तो वो अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने बताया जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली वो जो पार्टी का मत होता है उसी पे वोट डालते हैं, क्योंकि वो पार्टी की नज़रों में एक दल बदलू की इमेज नहीं क्रिएट करना चाहते या एक डिसलॉयलिटी प्रूव नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यही कहा था कि उसके जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं वो भी एक नॉन लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और उसमें वो अपने हिसाब से वोट डाल सकते हैं। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, याद रखिए, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं ना लोकसभा के। लोकसभा में आप जानते हैं 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होते हैं और राज्यसभा में काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, 12 जो कई सारे क्षेत्रों से नॉमिनेट होते हैं और ये नॉमिनेट राष्ट्रपति द्वारा ही होते हैं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ये आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कहा गया है। तो आई होप अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ये पूरा इशू। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूं जो अरुणाचल प्रदेश का केस है। ये मैं आपको ये बताता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ अभी भारत में है, यानी दल बदली जो है वो हमने प्रिवेंट की हुई है काफ़ी हद तक।
लेकिन उसके बावजूद कई केसेस ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि मैंने वो 2/3 वाला रूल बताया था आपको, उसमें एंटी डिफेक्शन फिर अप्लाई नहीं होता। जैसे अरुणाचल प्रदेश की कहानी बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए 2014 में, वहां पे विधानसभा के इलेक्शन हुए, यानी एमएलए चुने गए जो मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। तो ये रिजल्ट आए, कांग्रेस के पास आई 42 सीट, बीजेपी के पास 11, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 5 और निर्दलियों के पास 2, इंडिपेंडेंट्स के पास 2, यानी वहां पे 60 सीट है टोटल। तो जो 31 ले जाएगा वो सरकार बना लेगा। तो 42 थी कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली और वहां के मुख्यमंत्री बन गए नवम टुकी। अब पार्टी में फूट डल गई किसी कारण से, उसके कई कारण हैं, जैसे स्पीकर वगैरह के खिलाफ वहां वोटिंग हुई, कई हुए, उन पे हम नहीं जाएंगे। और वहां पे पार्टी में ने फिर मुख्यमंत्री अपना बदल दिया, क्योंकि नबम टुकी जो है ये पार्टी में बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, बहुत सारे एमएलए इनके खिलाफ हो गए थे। तो वहां नया मुख्यमंत्री बना दिया कलिकी पुल को। ये नाम याद रखिए, कलिकी पुल। ये 2016 की बात कर रहा हूं मैं, ये फरवरी से लेकर जुलाई तक 2016 तक ये मुख्यमंत्री थे। उसके बाद क्या हुआ, वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे पेमा खंडू पार्टी से 30 एमएलए वहां निकल गए और पार्टी टूट गई। अब याद रखिए 60 टोटल है वहां, 42 कांग्रेस के पास हैं, उसमें से 30 निकल गए। और ये जो 30 हैं ये 2/3 से ज्यादा हैं। अगर आप देखें ये 2/3 से ज्यादा है और 42 के 2/3 से ज्यादा है। तो 42 का 2/3 कितना हो गया, 28। तो ये 28 से ज्यादा है, यानी इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। लेकिन अब पार्टी माइनॉरिटी में आ गई तो इनके पास कम बच गए, तो वहां सरकार चली गई। अब वहां पे कई सारी चीजें हुई, राष्ट्रपति शासन लगा, कई सारी चीजें हुई, लेकिन फाइनली ये पार्टी में वापस आ गए। लेकिन पार्टी में जब ये वापस आए तो फिर मुख्यमंत्री फिर बदल दिए, कली को पुल से अब बना दिया पेमा खंडू को, और पेमा खंडू बन गए नए मुख्यमंत्री। इनके फादर भी वहां के मुख्यमंत्री थे। अब इसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग हो जाती है कहानी। 16 सितंबर को उसी साल 2016 यानी पिछले साल 43 एमएलए रूलिंग पार्टी के, यानी कौन सी रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 43 एमएलए, ये सारे के सारे जो पहले मुख्यमंत्री बने थे नबम टुकी, उनको छोड़ के सारे एमएलए ये पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए और इनको भारी समर्थन दिया बीजेपी ने, अलायंस किया बीजेपी के साथ, यानी गठबंधन बना लिया बीजेपी के साथ। जबकि बीजेपी की कोई खास हैसियत नहीं थी, इनके पास सिर्फ 11 सीट थी। और एक बात और याद रखिए, पहले जो रूल था वो ये था कि 1/3, यानी 1/3 स्ट्रेंथ अगर डिफ्लेक्ट करे दूसरी पार्टी को तो वो लीगल है, वो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन 91वां संशोधन जो हुआ था उसमें 1/3 से बढ़ा के इसे 2/3 कर दिया गया था, क्योंकि 1/3 को भी इन्फ्लुएंस करना आसान है। अगर आप कोई पार्टी है उसके 1/3 एमएलए को खरीदते हैं, बोली लगती है, तो 1/3 को आप फिर भी खरीद सकते हैं, 2/3 को खरीदना थोड़ा मुश्किल है। तो 2/3 कर दिया था 1/3 से 91वां संशोधन जो हुआ था उसके अंदर। अब जो 43 एमएलए हैं ये पहले पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में चले गए और ये इनका नंबर 2/3 से ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। तो आज वहां पे क्या सीन है, आज ये सीन है वहां पे एकदम लेटेस्ट 2017 के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की वहां 47 सीटें, क्योंकि ये फिर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल से फिर ये बीजेपी में ही शामिल हो गए, जो सारे एमएलए कांग्रेस से निकल गए थे। कांग्रेस के पास सिर्फ 1 बचा है, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के पास 10 और निर्दलीय हैं 2, ये हैं टोटल 60। और जो कलिको पुल थे, जो कांग्रेस के फरवरी से जुलाई तक 2016 तक जो वहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया 9 अगस्त को। तो आज वहाँ आज वहाँ बीजेपी की सरकार है, शानदार सरकार है। 60 में से 47 एमएलए बीजेपी के हैं और ये है मुख्यमंत्री पेमा खंडू। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ है तभी ये सारी चीजें हो पा रही हैं, अगर नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो हर रोज बोली लगती। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ पे 70 सीटें हैं विधानसभा की, 70 एमएलए हो गए और 2 पार्टियां मान लीजिए, तो एक के 35 और एक के 35 मान लेते हैं, यानी मान लीजिए बीजेपी के 35 और कांग्रेस के 35। अब इस पार्टी से अगर एक इसमें आ गया और एक पार्टी से अगर इसमें एक आ गया तो वो सरकार बना लेगा। तो आप ये सोचिए उस एमएलए की बोली कितनी लगती है, यानी कोई भी एक एमएलए लाना है। और इस तरह का बहुत बार हो चुका है, ये वोट खरीदे जाते हैं। कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि एक एमएलए का रेट 25 करोड़ था, कहीं 50 करोड़ था, राज्यसभा का सीट 5 करोड़ में बिकता है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी जो कुरीतियां हैं, लेकिन फिर भी एंटी डिफेक्शन लॉ से काफ़ी फर्क आया है। इतना आसान नहीं है अब किसी पार्टी को तोड़ना। और ये क्यों किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, देखिए क्योंकि हर तरफ हाई तौबा मच गई थी। अगर मैं 1967 की बात करूं, 16 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें से ये स्टेट के चुनाव हैं, उनमें से कांग्रेस की सरकार सिर्फ एक राज्य के अंदर आई थी, और ये वो टाइम है जब कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी। तो इस वक्त कोलिशन इरा स्टार्ट हो गया इंडिया के अंदर, यानी गठबंधन सरकारें बननी स्टार्ट हो गई, बहुत बड़े लेवल पे दल बदली स्टार्ट हो गई। जैसे हरियाणा वगैरह के अंदर तो पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट है वही दल बदल लेते थे। जैसे हरियाणा के एक एमएलए थे गया लाल, ये इन्होंने
15 दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। तो हरियाणा में एक फ्रेज पॉपुलर हो गया, आया राम गया राम। और ये 1967 से लेके 71 यानी सिर्फ 5 सालों के टाइम में 142 एमपी और 1900 एमएलए भारत में उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इतना ज्यादा हो गया था। तभी फिर ये रूल लाया गया 1985 के अंदर कि अब आप पार्टी नहीं छोड़ सकते जब तक आपके पास 2/3 स्ट्रेंथ ना हो। जब रूल बना था तो 1/3 था, बाद में 2/3 कर दिया गया था। और जो दल बदलते थे उनको फिर बहुत टॉप की मिनिस्ट्री मिलती थी। जैसे स्टेट में अगर कोई मान लीजिए दल बदल के तुम्हारे पास आ रहा है तो उसे कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी, ये तो पक्का है। और बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती थी, होम मिनिस्टर और जो भी पावरफुल मिनिस्ट्रीज होती हैं वो मिलती थी। तो ये पूरा खेल है। खैर अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज पे। अचल कुमार ज्योति ये भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, 2015 से इलेक्शन कमिश्नर थे, अब बन गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मैंने आपको बताया था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इसकी हेल्प करते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे और इन्होंने रिप्लेस करा है डॉक्टर नसीम अहमद जईदी को, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। और मैंने आपसे जो 2 जुलाई का वीडियो था उसमें कहा था कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूनि मेंबर बॉडी होती थी, 1989 में मल्टी मेंबर बॉडी कर दी गई थी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था। तो आज आपका पहला सवाल ये है, आप बताइए कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, यानी कौन से नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, ये कमेंट्स में लिख के बताइए, जिसमें इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। और वो जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो एज है 21 से घटा के 18 कर दी गई थी, यानी हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया था। तो वो वाला अमेंडमेंट मुझे बताइए। चलिए, अब भारत में 2 बर्ड फ्लू क्या बोलते हैं, जो ये चिकन और इन सबको बर्ड्स को हो जाता है रोग, इन्फ्लुएंजा। और कोई भी फ्लू का मतलब इन्फ्लुएंजा तो पक्षियों में हो जाता है, और एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। एव्स मतलब पक्षी, AVES, एव्स एक क्लास होती है, वो पक्षियों की होती है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं बर्ड्स को। तो भारत ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया है, यानी यहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 और H5N8 नहीं होंगे, अब नहीं है, ये डिक्लेयर कर दिया है हमारी सरकार ने। और काफ़ी जगह फैल गया था ये भारत में, जैसे दिल्ली, ग्वालियर, राजपुरा, हिसार, बेलारी, अलप्पूजा, कोटायम, अहमदाबाद, दमन, खोरडा, अंगुल, ये सब कुछ नाम दिए हुए थे यहाँ पे, लेकिन अब ये नहीं है। तो याद रखिए वी आर H5N1 एंड H5N8 फ्री। महेश शर्मा हमारे टूरिज्म और कल्चर के मिनिस्टर हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के, और इनकी सेकंड मीटिंग अटेंड करी इन्होंने ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की ये कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, ओवरऑल नहीं बात कर रहा मैं। ओवरऑल मीटिंग पिछले साल ब्रिक्स समिट जिसे बोलते हैं 8वीं भारत के अंदर हुई थी गोवा में, और उसका थीम था बिल्डिंग रेस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सोल्यूशन। 9th ब्रिक्स समिट होगी इस साल जियामिन, चाइना के अंदर, 9th ब्रिक्स समिट। लेकिन कल्चर मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग हुई थी मॉस्को में, और ये दूसरी मीटिंग है। फर्स्ट मीटिंग मॉस्को में हुई थी, कल्चर मिनिस्टर जहां पे मिले थे, और दूसरी मीटिंग अभी हुई तियानजिन, चाइना में। तो उसमें महेश शर्मा ने क्या क्या कहा, तो डॉक्टर शर्मा ने यह कहा कि कल्चर मैपिंग ऑफ इंडिया स्कीम चल रही है। ये बेसिकली एक वेब पोर्टल है जहां पे जितने भी आर्टिस्ट वगैरह हैं उनका डेटाबेस रेपोजिटरी तैयार की जाएगी। और नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग एंड रोडशिप, ये इसी स्कीम के तहत एक सब मिशन चलाया जा रहा है, सब स्कीम उप योजना है, जिसमें टोटल धन खर्च होगा लगभग 470 करोड़ रुपए अगले कुछ सालों में, यानी 2020 फाइनेंशियल ईयर तक। और कला संस्कृति विकास योजना के तहत इसे अप्रूव किया गया है। दूसरी बात, अब आपसे ये पूछें कि हमारा जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है वो कौन कौन सी स्कीम चला रखी है, तो एक है प्रसाद स्कीम। प्रसाद बोलते हैं पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम। भारत के बहुत सारे ऐसी जगह है जहां मंदिर बहुत ज़्यादा है, बहुत मंदिर हैं। अमरावती है आंध्र प्रदेश में, बहुत सारे हैं, द्वारका है गुजरात में, पुरी है उड़ीसा में, तो वाराणसी है जिसे हेरिटेज सिटी भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो 12 साइट्स आइडेंटिफाई कर ली गई थी जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। ध्यान से सुनिए, अब 12 जब ये स्कीम बनी थी तो 12 साइट ये आइडेंटिफाई कर ली गई थी। पिछले साल पटना को भी ऐड कर दिया गया और फिर 12 और साइट्स ऐड कर ली गई। अगर क्वेश्चन अभी आए कि प्रसाद में कितनी सिटीज हैं, तो टोटल है 25, और ये 25 वो सिटी हैं जो काफी धार्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो इनका विकास किया जाएगा, इनमें पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम है प्रसाद। और 25 की 25 यहाँ पे लिखी हैं। ये 12 हैं जो शुरू में थी, फिर ये पटना है, और फिर ये 12 हैं जो बाद में की गई पिछले साल, अयोध्या, बद्रीनाथ, बेलूर, देवगढ़ वगैरह। तो ये कौन से राज्य में है, ये इस पर आप नजर डाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसमें ये सिटीज़ हैं सारी, और 12 सिटीज़ हैं ये, वाराणसी, अमृतसर, द्वारका, वारंगल, अमरावती, बदामी, कंचीपुरम, वेलंकनी, अजमेर, मथुरा, गया और पुरी। इसमें टोटल 500 करोड़ रुपए रखा हुआ है। इसके लिए जो धन है वो है कोष 500 करोड़ रुपए हृदय के लिए। इसमें भी क्या है कि
जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं टूरिज्म के हिसाब से, ये सारे 12 हैं, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्वदेश दर्शन नाम की स्कीम चल रही है। स्वदेश दर्शन क्या होता है? स्वदेश दर्शन ये है कि सर्किट बनाए जाएंगे, इसमें 13 तरह के सर्किट बनाए जाएंगे, जैसे बुद्धिज्म सर्किट हो गया, वाइल्ड लाइफ सर्किट हो गया, हेरिटेज सर्किट हो गया, कई तरह के सर्किट है। ट्राइबल सर्किट हो गया, अगर कोई मान लो जो ट्राइबल एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो ट्राइबल सर्किट। सर्किट क्या होता है? सर्किट होता है जैसे एक रास्ता, लंबा रास्ता, घुमावदार रास्ता, और ये इसलिए किया गया जिससे हमारे टूरिज्म में बढ़ोतरी। और बढ़ोतरी कैसे होगी वो मैं बताता हूं। पहले तो मैं आपको इसमें बताता हूं धन कितना लगाया गया। तो 2016-17 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसमें 31 प्रोजेक्ट अप्रूव करे और टोटल 2601 करोड़ रुपए का धन इसमें कोष रखा गया, जिसमें से 506 करोड़ ऑलरेडी सरकार ने रिलीज कर दिया है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं हेरिटेज सर्किट का एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए दिल्ली में मेहरौली है, तो अगर कोई मेहरौली जाएगा तो सिर्फ कुतुब मीनार को देखेगा और वापस चला जाएगा, क्योंकि कुतुब मीनार पॉपुलर है। लेकिन कुतुब मीनार के आसपास और भी जगह है जो देखने लायक है, जैसे स्टेपवेल है, बावड़ी जिसे बोलते हैं, राजों की बावली, गंदक की बावली, ये सब जगह है, तो इन्हें भी देखना चाहिए। इसके लिए एक सर्किट बना दी जाएगी, तो कुतुब मीनार से होते हुए आप यहां जाइए, फिर वहां जाइए, फिर आप वापस, इस तरह से। तो उससे जो आसपास की चीजें हैं वो भी पॉपुलर होंगी और हम ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएंगे। जैसे तुगलकाबाद सर्किट है, उसमें सूरजकुंड लेक भी है, फिर हौज खास सर्किट है, उसमें हौज खास का फोर्ट है, लेक है, मस्जिद है, बेगुमपारी मस्जिद है, सफदरजंग का मकबरा है। तो ये एक पूरी सर्किट बना दी गई है। इसी तरह शाहजहांबाद सर्किट है, उसमें ओल्ड दिल्ली है, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, रेड फोर्ट वगैरह। तो इससे सर्किट बनाने से फायदा ये होता है कि जो पर्यटन करने जो सैलानी आ रहा है भारत में, वो ज्यादा चीजें देख पाएगा और पूरा एक एक्सपीरियंस ले पाएगा। अब कुछ और टूरिज्म से रिलेटेड 2017-18 इस साल का जो बजट था उसमें टूरिज्म में क्या क्या आया? इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, इसका दूसरा चरण है ये, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। और कई सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं इसमें। पहले आमिर खान थे, फिर उन्हें हटा दिया था। आमिर खान के बाद फिर प्रियंका चोपड़ा, नरेंद्र मोदी खुद बने थे, अमिताभ बच्चन, और राज्यों ने अपने बना रखे हैं कुछ, जैसे जॉन अब्राहम है अरुणाचल प्रदेश के, अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल है आंध्र प्रदेश की, विराट कोहली उत्तराखंड के पर्यटन को प्रमोट करते हैं। और इसमें बेसिकली इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन ये है कि भारत की जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल ट्रैवल मार्केट में, उसको बढ़ाना है। और टोटल पैसा जो रखा गया है टूरिज्म मिनिस्ट्री के लिए इस बजट में वो है 1840 करोड़। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं अरुण जेटली, उन्होंने ये कहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसने पिछले 3 सालों में क्या क्या कदम उठाए हैं, इसके लिए एक बुकलेट रिलीज करी है जिसमें सारा दिया हुआ है। तो बेसिकली मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी ने। मेक इन इंडिया ये था कि भारत जो है खासकर डिफेंस में, हम इतना बजट खर्च करते हैं, दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं, तो हम खुद ही बनाना चाहते हैं। हम खुद ही बनाएंगे सब कुछ, दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे हमें, और जब भी हम दूसरे देशों से कुछ खरीदेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे उसमें ये भी क्लॉज डाल दें कि आप हमें टेक्नोलॉजी भी दोगे। तो हमें अपना डिफेंस बजट है जो इंपोर्ट बजट वो कम करना है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है इसने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो ये सारे कदम है, इनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत टेक्निकल है ये। जैसे एफडीआई को रिलैक्स करा है डिफेंस में, हाँ ये बिल्कुल करा है, क्योंकि डिफेंस में 49% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से, और अगर आपको 49% से 100% करना है तो फिर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इसके अलावा एक्सचेंज रेट वेरिएशन प्रोटेक्शन दिया है, और कई तरह की ड्यूटीज़ हैं उनको कम किया है, एनओसीज वगैरह को रिलैक्स करा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसे नॉन कोर लिस्ट किया है, कैटेगराइज किया है, और डिज़ाइन डेवलपमेंट वगैरह जो है उन प्रोसीजर्स को प्रमोट किया है, कई सारे तरह के सब्सिडीज़ दी हैं, और ये सारे कदम उठाए हैं जिससे हम डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा करें, ये पॉलिसीज़ हैं। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया पोर्टल है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, वो उसको इंडस्ट्री फ्रेंडली वेबसाइट बनाई जिससे इंडस्ट्री सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए, और जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है और जो वैलिडिटी है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की उसे 15 साल तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इनमें से 2-3 चीज़ें आप देख सकते हैं। खैर, और डिफेंस में जैसा मैंने बताया 49% परमिटेड एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से, और 100% के लिए फिर आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिएगा। अब बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार ने इशू कर दिया है उनका सीरीज 2। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड कभी आपने समझा है कि बॉन्ड क्या होते हैं? शेयर, स्टॉक, इक्विटी, ये सब क्या है? देखिए, शेयर, स्टॉक और इक्विटी एक ही बात होती है, याद रखिए। शेयर बोल लीजिए, स्टॉक बोल लीजिए, इक्विटी बोल लीजिए, एक ही बात है। मैं अगर बोलता हूँ ये कोई कंपनी है, इसमें मेरा 4% शेयर है मेरे पास, एक ही बात है। 4% इक्विटी है तो भी एक ही बात है। 4% स्टॉक है तो भी एक ही बात है। हाँ, बॉन्ड बिल्कुल अलग चीज होती है। शेयर मतलब आप कंपनी में शेयर होल्डर है, मालिक है कंपनी के। अगर आपके पास किसी कंपनी के 4% शेयर है मतलब आप उस कंपनी के 4% मालिक हैं। लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं है। बॉन्ड क्या होते हैं? अगर मेरी 100 करोड़ की कंपनी है और मैंने 100 करोड़ रुपए और उधार ले लिया, तो मैं उस उधार को बांट दूंगा। तो मैं ये कहूंगा आप मेरे से मेरा उधार खरीद लो, यानी मेरी डेट खरीद लो, DEBT, डेट, और उस डेट पे मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपए का अगर मैंने कर्ज ले लिया तो मैंने उसे
1 लाख रुपए इंटू 100 ये 1 करोड़ हो गया, और इंटू 100 करोड़ हो गया। यानी मैंने 100 इंटू 100 10,000 बॉन्ड इशू कर दिए 1-1 लाख रुपए के। तो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा। 1% नहीं, एक बॉन्ड मिलेगा आपको। एक बॉन्ड की कीमत 1 लाख है, तो मेरी ये जो 100 करोड़ है वापस आ जाएगा मेरा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने 1 लाख दिया है, मैं इस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट दूंगा। ये फर्क होता है शेयर में और बॉन्ड में। बॉन्ड में आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, और वो आप 6 महीने में ले सकते हो, 1 साल में ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे। तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड में क्या फायदा है, आपको रिस्क कम रहता है, और एक सिरे से रिस्क इसलिए भी कम रहता है कि जब मान लो कंपनी अगर दिवालिया हो गई, तो कंपनी की नीलामी होगी या जो भी होगा, तो पहला जो प्रेफरेंस होगा वो बॉन्ड वालों को मिलेगा। यानी जो पहला धन आएगा वो बॉन्ड वालों का कंपनी कंपनसेट करेगी, क्योंकि शेयर वाले तो खुद कंपनी ही है। तो इसीलिए अब डिपेंड करता है आप किस तरह के हैं। अगर आप रिस्क टेकिंग है, बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो शेयर में इन्वेस्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अब मैं बुढ़ापा आ गया है, मेरी हड्डियां उतनी काम नहीं करती, मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए, तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए। तो ये सरकार ने इशू करे हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, और ये इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। ये इशू जो करे हैं ये कहाँ कहाँ बेचे जाएंगे। बैंक से खरीद सकते हो, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, कई स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हैं इंपॉर्टेंट। तो ये सब हैं इसमें। जैसे सीरीज 2 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। और कौन कौन ले सकता है इसे, रेजिडेंट इंडियन ले सकते हैं, भारत के नागरिक ले सकते हैं, इंडिविजुअल्स खरीद सकते हैं, एंटिटीज खरीद सकती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सब खरीद सकते हैं। मिनिमम 1 ग्राम खरीदना पड़ेगा आपको। 8 साल का पीरियड होएगा बॉन्ड का, और 5वें साल तक आप उसमें एग्जिट ऑप्शन नहीं ले सकते। और मिनिमम 1 ग्राम खरीदना पड़ेगा, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.5%। इसके अलावा मैक्सिमम अमाउंट जो है, एक एंटिटी 500 ग्राम से ज़्यादा पर पर्सन पर फिजिकल ईयर में, एक फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर में नहीं खरीद सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिक्स रेट 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 6 महीने में पेएबल होगा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, 6 महीने में। ये इंपॉर्टेंट है, सेमी एनुअली। तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, और आप इसमें KYC भी कर रखा है इन्होंने। तो बस इतना ही है। चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ पे, जो हमारा इनकम टैक्स विभाग है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, अब GST VST भूल जाओ, अब बात हो रही है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स विभाग ने यह कहा है कि हमारा जो टैक्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जून तक वो लगभग हमने इनकम टैक्स इकट्ठा करा है 1.42 लाख करोड़, 1,42,000 करोड़ रुपए का। और पिछले साल से 14.8% की वृद्धि आई है, ये याद रखिए। और जो इनकम टैक्स है भारत में बहुत कम लोग देते हैं, तो ये थोड़े से फिगर्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। दूसरी बात, ग्रॉस कलेक्शन वगैरह के फिगर दिए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह पिछले साल से बढ़ा है लगभग 5%। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा है, और इसमें कई तरह के और टैक्स हैं। मतलब ओवरऑल वृद्धि आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट डेटा ये है। देखिए भारत में पिछले साल 3,70,00,000 लोगों ने अपना रिटर्न फाइल करा था इनकम टैक्स का। ध्यान से सुनिए, इनकम टैक्स का रिटर्न कितने लोगों ने फाइल करा था? 3,70,00,000। इनमें से 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन एग्जेम्प्ट थे, उन पे कोई टैक्स नहीं है। तो टोटल कितने लोगों ने भारत में टैक्स भरा है पिछले साल? 2,70,00,000। यानी 134 करोड़ लगभग हमारी जनसंख्या है, उसमें से 2,70,00,000 लोगों ने पिछले साल टैक्स भरा है बस। ये सिर्फ भारत की 2% पॉपुलेशन से थोड़ा ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं भारत में कितने लोग टैक्स भरते हैं, और टैक्स ना भरने के पीछे कारण बहुत सारे हैं। अभी लिमिट क्या है? अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो वैसे कोई टैक्स नहीं देना आपको। ध्यान से सुनिए, 2.5 लाख रुपए तक आप टैक्स अगर कमाते हैं तो टैक्स नहीं देना। लेकिन हमारा जो टैक्स का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप 3 लाख तक भी कमाते हैं तो भी टैक्स नहीं देना। वो क्यों? क्योंकि 2.5 लाख से जितना ज्यादा है उस पर 5% लगेगा आपको, 5 लाख रुपए तक। तो मान लीजिए अगर मैं 3 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरे को 50,000 रुपए पे टैक्स देना है, क्योंकि 2.5 लाख पे तो टैक्स है नहीं। तो 50,000 ज्यादा कमा रहा हूं, इस पे लग गया मेरा 5% टैक्स, यानी 2,500 रुपए हो गया। लेकिन सेक्शन 87A ये बोलता है कि अगर मैं 3.5 लाख रुपए से कम कमा रहा हूं तो मेरे को 2,500 रुपए की छूट मिलेगी। तो ये 2,500 वो भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब भारत में अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो कोई टैक्स देना नहीं है आपको। और दूसरी बात, सरकार का काफी क्रिटिसिज्म इसमें होता है कि सरकार क्या करती है, टैक्स ज्यादा इकट्ठा करने के लिए क्या करती है, कई सारे तरह के टैक्स और लगा देती है। एजुकेशन सेस लगा रखा है 3% जो आपको इनकम टैक्स पे देना है। फिर कई इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रखे हैं बहुत सारे, कृषि कल्याण सेस आपको देना है, फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देना है, फिर आपको स्वच्छ भारत सेस देना है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे जो यही लोग तो उतने ही रहेंगे। यानी अगर 2.7 करोड़ लोग भारत में टैक्स भर रहे हैं तो इन्हीं पे आप और टैक्स लगाए जा रहे हो। आपके पास ऐसा सिस्टम क्या है कि आप बाकी लोगों को भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेके आओ? वो कोई सिस्टम नहीं है आपके पास, और इसके कई कारण है।
जैसे फॉर एग्जांपल किसानों के ऊपर टैक्स नहीं है, 55% से 60% भारत का जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो टैक्स नेट के बाहर है। और अमीर जो फार्मर है वो भी टैक्स नहीं देते। और इतना ही नहीं, अमीर फार्मर जो हैं उनको सब्सिडी भी मिलती है, जैसे पानी पे, बीजों पे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे वो भी सब्सिडी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पंजाब वगैरह में अमीर किसान है वो बहुत पैसा बनाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। और इसके ये कारण है, एक तो किसान जो हैं ये पॉलिटिकली सेंसिटिव ग्रुप है, इनको पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाया जाता है। और बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो किसान जो खेती वाले बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो भी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और हमें ये करना होगा कि हमारे जो रिच फार्मर है, पहली बात उनको टैक्सेस पे करने के लिए मजबूर करना होगा। ऐसा कोई सिस्टम चाहिए, तभी हम थोड़ा सा टैक्स ब्रैकेट को बढ़ा पाएंगे। चलिए आपके लिए ट्रू और फॉल्स। पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 5वां है वो हमारी हेल्थ पे फोकस करता है कि देशों को, ये जितने भी देश हैं यूनाइटेड नेशन के 193 देश जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया था, वो हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे और हेल्थ को बढ़ाने के लिए हर संभव भरसक प्रयास करेंगे। ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मंत्रालय है, उसने जन औषधि स्कीम स्टार्ट करी थी जिससे हम जान बचाने वाली कैंसर और हार्ट की जो ड्रग्स हैं वो हम सस्ते दामों में देंगे। तो क्या ये सही है? और तीसरी स्टेटमेंट ये है कि जो जन औषधि स्कीम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए है, सब लोगों के लिए नहीं है, जो गरीबी रेखा के लिए नीचे हैं उन्हीं के लिए है। ये तीनों स्टेटमेंट बताइए सही है कि गलत। तो इसमें वीडियो को रोक दीजिए और खुद इस पे विचार करिए, आत्मचिंतन करिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो एक एक करके बताता हूं गलत क्यों है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां नहीं है हेल्थ के लिए, तीसरा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है हेल्थ के लिए और 4 है एजुकेशन के लिए। और 4 एजुकेशन के लिए मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, तो ये गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, जन औषधि इसके लिए नहीं कही थी। इसके लिए जो स्कीम थी वो है अमृत स्कीम, अमृत, इसके बारे में बताऊंगा अभी। और तीसरा, बिलो पॉवर्टी के लिए नहीं है, सबके लिए है। जन औषधि स्टोर जो है कोई भी जाके दवाई खरीद सकता है, सस्ती दवाइयां खरीद सकता है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक गलती और है। जन औषधि जो स्कीम है इसमें लिखा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री चला रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं चला रही, जन औषधि को चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो हमारे मिनिस्टर है अनंत कुमार, जिसके केमिकल और फर्टिलाइजर, क्योंकि इसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल चला रहा है, जो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो एक तो ये गलती है। हाँ, अमृत स्कीम को चला रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री। और अमृत स्कीम ये है कि हमारे जो कैंसर और हार्ट के से रिलेटेड जो ड्रग हैं वो सस्ते दामों में दी जाएंगी। और पहला अमृत स्टोर खुला था एम्स नई दिल्ली के अंदर। और अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। अब और कुछ हेल्थ से रिलेटेड न्यूज। जेपी नड्डा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, ये भी चाइना के अंदर हुई थी। इसमें उन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर हमें अचीव करने हैं तो हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है वो हेल्थ केयर के बारे में बोलता है। इसलिए हम लेके आए हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंदर क्या है? हमें प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक उपचार प्रोवाइड कराना है सबको। हमें पब्लिक हेल्थ केयर को बढ़ावा देना है, क्योंकि भारत की जितनी भी हेल्थ केयर है प्राइवेटाइज हो रही है। इसीलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी हो जाता है, क्योंकि वो उसका मेडिकल बिल हो जाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। इसके अलावा हमें अपनी वैक्सीन को इंप्रूव करना है। हालांकि वैक्सीन पे इन्होंने 5% जीएसटी लगा दिया है। हमें ड्रग सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है सबको, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को बढ़ावा देना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देनी है, इंश्योरेंस वगैरह देनी है। तो इसी दिशा में कई सारी स्कीम भी चल रही हैं जो हेल्थ के लिए चल रही हैं। खैर, नेशनल हेल्थ मिशन जो है भारत का, वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ों में से एक है। और इसका मेन पर्पस ये है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को अचीव करना है, एजेंडा 2030। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा, जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसमें हमने वैक्सीन का नंबर बढ़ा दिया है, और मिशन इंद्रधनुष लॉन्च करा है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइए, मिशन इंद्रधनुष 2 है मिशन। एक तो इंद्रधनुष स्कीम वो है जिसमें जो बैंक है हमारे, उनके अंदर दोबारा पैसा डालना है, उनको रिकैपिटलाइज करना है, उन बैंक्स को जिनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है। उस स्कीम का नाम भी मिशन इंद्रधनुष है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चलाई थी। लेकिन ये वाला मिशन इंद्रधनुष ये है कि जो बहुत फैले हुए रोग हैं भारत में, उनकी वैक्सीन जो हैं वो वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमें स्टार्ट करने हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके अलावा हम एम्स खोल रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ा रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये सब भी कदम उठा रही है सरकार। दूसरी बात, नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्शन स्कीम हमने स्टार्ट करी है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बूढ़े नागरिक हैं, उनके लिए भी हम ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, यानी शिकायतों का निवारण होगा, आईटी प्लेटफॉर्म होगा, प्रिवेंटिव केयर होगी, यानी जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन पे जोर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम चलाया है। जब आपकी किडनी काम नहीं करती तो आप डायलिसिस करवाते हैं, तो वो डायलिसिस जो है वो गरीबों के लिए फ्री
अवेलेबल करवाया जाएगा प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम में। इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जुकाम है तो दूसरे को फैल जाएगा, इन्फ्लुएंजा वगैरह काफ़ी फैलते हैं ये, लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो दूसरे को नहीं फैलते। तो 5 ऐसे कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिनको निपटाने के लिए, जिनके उपचार के लिए बहुत बड़े लेवल पे सरकार प्रोग्राम चला रही है। तो ये 5 कौन से हैं ये भी आपको बताऊंगा। ये हैं 5। हाइपरटेंशन मतलब अगर आपका बीपी बढ़ जाए, उच्च रक्तचाप को बोलते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज शुगर को बोलते हैं, कैंसर अगर हो जाए आपके मुंह में कैंसर वो, ब्रेस्ट कैंसर वो, और सर्विक्स का कैंसर। तो ये 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। और वर्ल्ड कैंसर डे था जो 4 फरवरी को, उस दिन ये स्टार्ट किया गया था इसी साल 2017 के अंदर, याद रखिए। इसके अलावा बहुत सारे और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जैसे हार्ट अटैक है, उन सब पे भी सरकार ध्यान दे रही है। तो भारत के अंदर आपको अपने ऐसे में लिखना है, अगर कहीं लिखो तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ये सब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं। स्ट्रोक कहीं भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है। डायबिटीज जो फेफड़ों के रोग हैं जैसे अस्थमा, और सीओपीडी होता है बहुत लंबे समय तक जो स्मोकिंग करते हैं उनको सीओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। कैंसर वगैरह, इनसे 60% मृत्यु होती है भारत के अंदर, और इनमें से 60 में से 55% ऐसी हैं जो एज से पहले हो जाती हैं, प्री मैच्योर मोर्टेलिटी होती है। और इससे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बोलता है कि भारत को हर साल नुकसान होता है 4.58 ट्रिलियन का नुकसान होगा 2012 से 2030 के बीच में। 4.58 ट्रिलियन, इसको आप पैसों में देखें तो ये हो जाता है 311.94 ट्रिलियन, तो इसको आप रुपीस में कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, हमारे जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है एनडीआरएफ, प्राकृतिक आपदाओं से निपटता है जो, उसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? संजय कुमार, क्योंकि जो पहले थे आर के पचनंदा वो बन गए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। उसके बाद कुछ और न्यूज, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है जिज्ञासा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको साइंटिस्ट से मिलवाओ, क्योंकि साइंटिस्ट उनको रिसर्च वगैरह में हेल्प करेंगे। तो 1151 केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं जो 38 CSIR लेबोरेटरीज से जिनका टाई अप हुआ है, और 1 लाख स्टूडेंट हैं जिनको 1000 टीचर्स जिनको साइंटिस्ट मिलेंगे। तो ये CSIR और केंद्रीय विद्यालयों के बीच में स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जिसका नाम है जिज्ञासा। तो इसको साइन करा हमारे जो अर्थ साइंस और साइंस टेक वगैरह के लिए मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, और प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे एजुकेशन यानी HRD मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समाज है, जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स वगैरह हैं, उनके लिए स्कीम स्टार्ट हुई है गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास किया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने ये अनाउंस करा है। इसके अलावा ये भी कहा है इस बार जो IAS स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ इस बार मुस्लिम समुदाय से हुए हैं। 50 IAS इस बार मुस्लिम है जो सिलेक्ट हुए हैं, जो सबसे ज्यादा है जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। और इनमें 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नई उड़ान स्कीम के तहत जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रहा था। इसके अलावा जो 7 हैं इनमें से 5 मुस्लिम हैं और 2 जैन हैं जो माइनॉरिटीज में आते हैं। और भारत में 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर लगाए जाएंगे जो कौशल विकास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जैसे उसकी तारीफ करी, IAS में रैंक इस बार 10 आई है बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की, जम्मू कश्मीर से, उनकी भी तारीफ करी। और जैसे मैंने बताया 50 मुस्लिम सिलेक्ट हुए हैं इस बार IAS में, जो अभी रिजल्ट आया था उसमें। और एक एजुकेशन कैंपेन चलाया जाएगा जिसका नाम होगा तहरीके तालीम, तालीम मतलब एजुकेशन, शिक्षा, तहरीके तालीम। ये चलाया जाएगा 15 अक्टूबर से, क्योंकि 15 अक्टूबर जन्मदिन होता है अब APJ अब्दुल कलाम जी का। और इसके अलावा 100 नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खोले जाएंगे सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। और आखिरी न्यूज आज की, जो फीफा है फुटबॉल, उन्होंने कमाल कर दिया है। जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है, हमारी फुटबॉल टीम 96 है वर्ल्ड में, जो बहुत अच्छा है। हमारे इतिहास में सबसे अच्छी रैंकिंग आज तक हमारी रही है 94 पर, वो थी आज से बहुत साल पहले, लगभग 25 साल पहले 93 में। तो पिछले 25 सालों में लगभग ये सबसे अच्छी रैंकिंग है हमारी 96। और हम फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 11 मिलियन, जिसमें 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम फुटबॉल की ट्रेनिंग देंगे। और आखिरी न्यूज, बाबू जगजीवन राम जो है मीरा कुमार जी के फादर, उनकी 31वीं डेथ एनिवर्सरी, उन पे ट्रिब्यूट दिए गए। और इनके बारे में बताना चाहता हूं आपको, इन्होंने बहुत काम करा है। जब भारत में हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो भारत में ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जब भारत ने 1971 की जंग जीती थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, पाकिस्तान को हराया था, तब ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। और गरीबों के लिए, दलितों के लिए, SC ST कम्युनिटी के लिए बहुत इन्होंने काम किया है। इनका जो स्मारक है उसे बोलते हैं समता स्थल। समता स्थल, जो इनका शव स्थल है या स्मारक जिसे बोलते हैं, उसका नाम है समता स्थल। समाधि है इनकी, ये बाबू जगजीवन राम जी की। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज काफ़ी एनालिटिकल था ये वीडियो। और एक और कल का जो होगा वीडियो, कल मैं शायद थोड़ा सा लेट वीडियो डालूं, या कल का अगर मैं समय पे नहीं ला पाया, किसी काम से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो मैं परसों सुबह उसका वीडियो डाल दूंगा। वीडियो डेली आएगा, इस बात की चिंता मत करिए। एक और इंपॉर्टेंट सूचना,
पीआईबी के जो पीआईबी नहीं, पीआईबी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और एक दो और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जहां से हमने एमसीक्यू स्टार्ट करे हैं। डेली सुबह 11 साढ़े 11 बजे के बीच में वो वीडियो आ जाएगा। उसमें हर ऑल्टरनेट डे आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन 30 एमसीक्यू कवर होंगे, 15 एमसीक्यू रोज के बनाए जाएंगे सिर्फ यूपीएससी के पैटर्न पे। तो वो भी देखना ना भूलें। उनको लाएंगे हमारे सीनियर फैकल्टी और आप सबके फेवरेट सुमंत सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।